नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हाली पार्क के नजदीक जो फायर स्टेशन है वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो कर्मचारी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये नगर निगम के एक ठेकेदार थे, उनके द्वारा सताए हुए कर्मचारी है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पानी के अंदर काम करते हैं इस हार्ड कपा देने वाली जो ठंड के अंदर, लेकिन इनकी 3 मुख्य मांगे हैं। सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है इनकी कि 44 लाख के आसपास जो है इनके जो पैसे हैं पीएफ और ईएसआई के एक ठेकेदार के द्वारा गबन कर लिए गए हैं। दूसरा मसला यह है कि इनका तीसरा महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पैसे, जो सैलरी है इनकी, वेतन भत्ता है, तमाम जो चीजें हैं वो इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ के जो ठेकेदार है ना तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा रही है और ना ही अधिकारी इनकी कुछ सुनने को तैयार है। 5 रिमाइंडर भेज चुके हैं ठेकेदार के खिलाफ भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है उसकी तरफ से कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं आया है। तमाम जितने भी दर्शक उनसे गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह सरकारी फाइलें होती हैं इस तरह की फाइल देखिए आप कर्मचारियों को बनानी पड़ रही है। और दमकल विभाग पानीपत कर्मचारियों से जानेंगे कि एक बार नाम बता दीजिए और क्या आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो पीएफ का जो पैसा है, ईएसआई का पैसा है, इसके अलावा सैलरी आपकी रोकी गई है, और क्या क्या मसले हैं। मेरा नाम बलराज है और मैं यहाँ पे पालिका रोल पर कार्यरत हूँ, फायरमैन के पद पर। और हमारा जो पीएफ का ये मसला है, हम 2013 से लेकर के 2019 तक ठेकेदार के मार्फत नगर निगम पानीपत की दमकल शाखा में ठेकेदार के मार्फत कार्यरत थे। और 2019 के बाद हम लोग एक लंबा आंदोलन लड़ करके डीसी रेट यानी पालिका रोल पर हम लोग अब कार्यरत हैं। हमारी जो अभी करंट की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे को अब तीसरा महीना नवंबर और दिसंबर और अभी जनवरी खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी सैलरी कोई उच्च सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम जब भी अपने अधिकारियों से अपनी सैलरी के बारे में बातचीत करते हैं तो सर अधिकारी ये कहते हैं कि आप लोग एफिडेविट दीजिए कि आप लोग बिना ईपीएफ के आप लोगों को हम सैलरी दे देते हैं, और जब गवर्नमेंट की तरफ से ईपीएफ का कोई प्रावधान आएगा तो हम आप लोगों को ईपीएफ काट करके वो सैलरी दे देंगे। लेकिन हम लोग, हमारा ही ईपीएफ ना होने से नुकसान भी होगा और हम ही एफिडेविट देंगे, कहाँ का न्याय है। हम लोग जब निगम के मार्फत हम लोग सैलरी लेते रहे हैं तो हमारा ईपीएफ प्रॉपर कटता रहा है। और हम जिस पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार ने पालिका रोल पर किए थे, उस पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इन कर्मचारियों को नियम अनुसार ईपीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जाए। जब अब हरियाणा सरकार ने हमारा जो फायर का विभाग है उसको अलग करते हुए हमारी सैलरी निगम से अलग करके ट्रेजरी विभाग से कर दी है। और ट्रेजरी विभाग में जो है वो ऑनलाइन जो सैलरी बनती है उस सैलरी में ईपीएफ का कहीं प्रावधान नहीं है। हम अधिकारियों से कहते हैं कि हमारे इस बारे में डायरेक्टर ऑफिस से बातचीत की जाए, तो अधिकारियों ने अपने लेवल पर पत्र लिखा भी है, लेकिन उस पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया। जब हम डायरेक्टर ऑफिस में इस बारे में बातचीत करते हैं तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस बारे में लिखा हुआ है कि इनको ईपीएफ दिया जाए या न दिया जाए। हमारा आपके माध्यम से यही एक हमारे पानीपत के निगम कमिश्नर साहब से, जो कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हमारे फायर ऑफिसर साहब से, और अगर हमारी बात हमारे फायर डायरेक्टर तक पहुंच रही है तो उनसे भी यही अनुरोध है कि हम जब हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत पीएफ के हकदार हैं तो हमारे को पीएफ काट करके हम पीएफ के सहित हमारी सैलरी दी जाए। और इसका ताजा सा उदाहरण है कि हमारे जेएनएम के जो कर्मचारी हैं जो सिविल हॉस्पिटल से डायरेक्ट डीसी रेट पर हैं, उनको पीएफ सहित सैलरी दी जा रही है। तो जिस तरह से उनको सैलरी दी जा रही है पीएफ के सहित, तो उसी पैटर्न पर हमारे को भी दी जाए। आपका ये कहना कि
राज्य सरकार में दो पॉलिसी कैसे हो सकती है? हमारा ये पावर प्रावधान है भी, हमारे यहाँ 6 कर्मचारी अभी ऑलरेडी ठेकेदार प्रथा पे कार्यरत है, उनको तो सैलरी दी जा रही है पीएफ सहित, और हमारे पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए हमारे को, भी बाद में आपको पीएफ दिया जाएगा। बाद में क्यों दिया जाएगा पीएफ? हमें अभी करंट क्यों नहीं दिया जा रहा? जब एक सिविल हॉस्पिटल में, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां पे पीएफ सहित दी जा सकती है सैलरी, तो हमारे को क्यों नहीं दी जा सकती? क्या सरकार की ये दोहरी पॉलिसी, अलग अलग कर्मचारी में दोहरी पॉलिसी लागू होती है? हमारा सिर्फ इतना सा अनुरोध है एफएसओ साहब से और नगर निगम कमिश्नर साहब से कि जो जिस पैटर्न के हिसाब से जेएनएम के कर्मचारियों को जो डीसी रेट पे हैं पीएफ से उनको सैलरी दी जा रही है, उस चीज को ये हमारे डायरेक्टर साहब के समक्ष रखा जाए और उस पैटर्न के हिसाब से हमारे को पीएफ से सैलरी जल्द से जल्द दिलाने की कृपया की जाए, क्योंकि अब हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो 20 से 22,000 25,000 के बीच में सैलरी है। हम कब तक अपना गुजारा भत्ता करेंगे? 3 महीने तक है लगी हुई अमाउंट है, कई सारी चीजें, क्या है इसके अंदर, एक बार दिखाइए जरा। ये है सर, दर्शक भी देख लेंगे। हम ये 2013 से लेकर के 2020 तक, हम 19 तक हम ठेकेदार के मार्फत काम करते थे और निगम से उसको ठेकेदार को सैलरी पेड की जाती थी हम लोगों की। और हमारा पीएफ ईएसआई, जो पीएफ ईएसआई का पैसा था वो ठेकेदार को निगम की तरफ से पेड किया जाता था, लेकिन ठेकेदार ने निगम अधिकारियों से मिलीभगत कर करके हमारा जो है पीएफ और ईएसआई का पैसा है वो प्रॉपर हमारे पीएफ ईएसआई में जमा नहीं किया, और 2013 से लेकर के 2018 दिसंबर तक का लगभग 43 लाख रुपए, जिसमें 16.5 लाख रुपए हमारा पीएफ का है और लगभग 26,82,000 रुपए का हमारे ईएसआई का पैसा है, जिसने ठेकेदार ने हमारे ईपीएफ में और ईएसआई में जमा नहीं किया, उसका उसने गबन किया हुआ है बाकायदा प्रूफ समेत, और अधिकारी से वेरीफाई ये पूरी की पूरी फाइल तैयार है। 5 बार, ये 5वां नोटिस 14/1 को गया हुआ है और 24 तारीख तक लास्ट ठेकेदार को 24 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट दी गई थी उसको। लेकिन हमारा एक आपके माध्यम से प्रशासन से एक ही सवाल है कि किसी भी ठेकेदार पे एजेंसी पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए सिर्फ 3 ही विजिलेंस जांच की जिक्र किया गया, सिर्फ 3 ही नोटिस भेजे जा सकते हैं। तीसरे नोटिस के बाद उसके ऊपर लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी इस चीज को बार बार जो है डुलमुल रवैया दिखाए हुए, जब हम रोते हैं तब जाकर के नोटिस भेजते हैं। 5वां नोटिस भेजा गया, ये कहाँ का न्याय है? जबकि तीसरे नोटिस भेजने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि यूनियन की तरफ से हरियाणा सरकार के साथ ये समझौता हो रखा है, बाकायदा लेटर भी आया हुआ है कि अगर किसी ठेकेदार द्वारा ईपीएफ ईएसआई का गबन किया जाता है तो कर्मचारी उसको अपना पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएंगे विभाग को और उस ठेकेदार के खिलाफ विजिलेंस की जांच कराई जाएगी। लेकिन हमने बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि इसके खिलाफ विजिलेंस जांच कराई जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारा जो पीएफ ईएसआई का गबन किया हुआ है उसको हमारा दिलाया जाए। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें डुलमुल रवैया अपनाते हैं और विजिलेंस जांच कराने से बचते रहते हैं। हमारा फिर आपके माध्यम से परिपथ प्रशासन से अपील है कि हमारे ईपीएफ को आज जो लास्ट तारीख है 24 तारीख है, आप तक भी ठेकेदार ने ना तो हमारे कोई संपर्क किया है, ना किसी उच्च अधिकारी संपर्क किया और ना आज भी वो आए हैं। तो कल उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, 5 नोटिस जा चुके हैं। हमारी एक ही अपील है कि उसके खिलाफ विजिलेंस जांच कराई जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारे को हमारा पैसा दिलाया जाए। अगला कदम क्या रहने वाला? हमारा एक और पॉइंट है, हमारा लाल बत्ती फायर स्टेशन 2014 से उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार 2014 से आज तक चला हुआ है। जीट रोड बेल्ट की, बरसत रोड की और हमारे जो निगम बाजार है, मेन बाजार, उसकी सुरक्षा हेतु एक हमारा फायर स्टेशन, लाल बत्ती फायर स्टेशन खोला गया है एग्रो की बिल्डिंग में। लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जर्जर है और उसका लेंटर जो जर्जर नीचे गिरने लग रहा है। आज कितनी सी बारिश में भी सारा पानी नीचे आता है। हमने अधिकारियों को गुहार लगाई कि एग्रो की एक खाली 7 बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई है, हमारे को उसमें शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन उस पर भी डुलमुल रवैया अपनाया गया है। हमने करीब 15 दिन हो चुके हैं, हर दिन वहां से पत्थर गिर रहे हैं। और जो एग्रो के अधिकारियों से जब उपायुक्त महोदय ने बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये बेचनी निकाल रखी है बिल्डिंग और ये इसका जो है आप एग्रो के जो हेड ऑफिस चंडीगढ़ है वहां बात कीजिए। हमारी एक ही प्रशासन से फिर अपील है उपायुक्त महोदय से, आप लोगों के माध्यम से, कि उपायुक्त महोदय हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इससे पहले
एग्रो की जो खाली पड़ी 7 बिल्डिंग है हमारे को उसमें प्लीज शिफ्ट करा दिया जाए, ताकि हम बिना डर बह के अपनी वहां पे नौकरी कर सकें। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी, आगामी क्या? अगर जो हमारे आगामी कोई भी किसी भी तरह का अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमने अपनी पूरी आल उस पर जो हमारी फायर की जो यूनियन है, नगर पालिका की यूनियन है, उसके साथ विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है कि आगामी अगर 1 तारीख तक हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। और ये भूख हड़ताल हमारी पूरे के पूरे आल हरियाणा के अंदर हर एक फायर स्टेशन के अंदर होगी, और इसके जिम्मेवार यहाँ का जो प्रशासन होगा और हमारे FSO साहब होंगे, क्योंकि हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 महीने का हमारी सैलरी हो चुकी है, हम ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है। और हमारे जी कनालिया जी क्या कहेंगे? 2-3 महीने से इनका वेतन नहीं मिल पा रहा, PF नहीं मिला। देखो, ये प्रशासन की कमी है, कर्मचारियों की कोई कमी नहीं। कर्मचारी फिर भी अपनी ड्यूटी दे रहे बगैर तनख्वाह के। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर प्रशासन नहीं जाग गया तो फिर ये फायर वाले थोड़ा बैठेंगे। पूरे निगम को हम बंद कर देंगे काम को, और काम छोड़ हड़ताल कर देंगे। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप इनके हितों की आवाज उठाने की बात करते हैं, अब क्या रहेगा आगामी कार्रवाई आपकी तरफ से क्या रहेगी? देखो, ये मांग कोई यहाँ छोटे स्तर की नहीं है, ये मांग बड़े स्तर की है। अगर स्टेट प्रधान इस पर अमल करे या अधिकारी अमल करे तो समस्या समाधान हो सकता है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस भाई ने कह ही दिए 1 तारीख तक समाधान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सब हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आप भी समर्थन करेंगे इनका? समर्थन थोड़ा हड़ताल पे बैठेंगे, समर्थन तो वैसे कह के चले गए, वो समर्थन होता है। हम तो खुद बैठेंगे बीच में अपने कर्मचारियों को लेकर, काम छोड़ देंगे सारा शहर का। तो कर्मचारियों की भी जो है बातचीत आपने सुनी, और इनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है विभाग को और अधिकारियों को। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो ये आने वाली 1 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।